हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैटल ऑफ खानवा के बारे में। आपको बता दूं, ये मेरे बैटल सीरीज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं बैटल ऑफ खानवा को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने बैटल्स ऑफ तरेंस, दो बैटल्स जो हुई थी, और उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये दोनों को अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल डाल दूंगा। तो बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के राजा उस वक्त के राणा सांगा के बीच। ये बैटल एक तरह से मुगल एम्पायर का मतलब वीजा कार्ड कह सकते हैं आप इस बैटल को, क्योंकि इसी वजह से एक अल्टीमेटली यहाँ पे मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट पानीपत के बैटल से तो उनकी एंट्री हो गई थी थ्रोन पर, दिल्ली के थ्रोन पर, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली किसी भी राजा को थ्रोन पे बैठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस थ्रोन की रक्षा करना। तो ऐसे में उसे क्या करना होता है, आसपास के जो भी बगावतें हैं उसको पहले उसे शांत करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बदलाव कोई भी इतनी आसानी से सहन नहीं कर पाता। पहले इब्राहिम लोदी था गद्दी पर, उसके बाद अभी सीधे उसको उखाड़ के अगर बाबर आके बैठ जाएगा तो किसी के भी आंखों में जलेगा। तो उससे बाबर को पहले उस चीज को शांत करना था, उस हिसाब से काम चल रहा था। तो राणा सांगा की हार के साथ साथ दिल्ली पर अब अच्छी तरह से मुगलों का मतलब शासन हो गया था। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ खानवा ये जो थी, ये प्रॉपर तरीके से मतलब मजबूती थी मुगल एम्पायर का। तो चलिए अब इस बैटल ऑफ खानवा को जरा डिटेल में समझते हैं। इसके बैकग्राउंड पहले जानते हैं, इसका क्या है, क्या हुआ था, किस वजह से ये बैटल ऑफ खानवा हुई थी। तो इसका रीजन मैं अगर एक सेंटेंस में बताने की कोशिश करूं तो ऐसा हो सकता है कि हम बोलते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें बैठती नहीं, उसी हिसाब से चल रहा था। क्योंकि बाबर उस वक्त बहुत पावरफुल हो चुका था, दिल्ली के गद्दी पे आ गया था, और उससे भी ज्यादा पावरफुल थे महाराजा राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे। इससे पहले वो लोदी के साथ भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट चलती थी, इब्राहिम लोदी के साथ थ्रोन के लिए। उन दो लड़ाई में उन्होंने हराया भी था लोदी को, गुजरात की लड़ाई में हराया था उनको, मालवा की लड़ाई में उनको हराया था राणा सांगा ने। तो राणा सांगा फिराक में थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने की, और ऐसे में अगर कोई दूसरा आके गद्दी पे बैठ जाता है तो ऑब्वियसली उनको जलन तो होगी, उनको तो ये तो होगा। तो इसी होड़ में ये बैटल ऑफ खानवा होती है। अब इस बैटल को अच्छे से और भी अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा और हिस्ट्री में पीछे जाने की कोशिश करूंगा। 1526 से पहले, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होने से पहले, यहाँ पे लोदीज राज करते थे। लोदी डायनेस्टी राज करती थी यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर। वहां के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी जो थे, वो अपने दरबारियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। मतलब वो किसी भी छोटी मोटी चीज पर उन्हें फांसी दे दी, किसी भी छोटी मोटी बात में सबके सामने उनको लताड़ दिया, ऐसी छोटी मोटी वो मतलब गलतियां कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके जो नोबल्स थे, जो दरबारी थे, वो उन पे गुस्सा खाए बैठे थे कि यार अभी बहुत हो गया, अभी नहीं सहेंगे। तो वो क्या करते हैं, सब मिलके जाते हैं दौलत खान के पास। अब ये दौलत खान जो था वो इब्राहिम लोदी का अंकल था। उसे समझाते हैं कि आपके भतीजे को जरा समझाइए, ये क्या कर रहा है, ऐसा ठीक नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चलाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। वो बात अलग थी कि इब्राहिम लोदी वॉज अ गुड वॉरियर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसका हाथ थोड़ा तंग था। वो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता था ऐसे। तो ऐसे में दौलत खान क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को समझाते हैं, यार समझ जाओ, सुधर जाओ। लेकिन अभी क्या होता है, सत्ता का घमंड, गुरूर की वजह से वो बात नहीं सुनता, वैसे ही करता है। तो दौलत खान को भी आ जाता है गुस्सा, और गुस्से के साथ साथ उनको इस बात का भी डर था कि यार आगे चलकर ये मुझ पर भी आएगा। क्या पता किसी चीज की वजह से किसी ने कान भर दिए और मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आगे चलकर ये मुझे भी फांसी पे लटका दे या तो फिर जेल में डाल देगा। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो जाते हैं काबुल। वहां पे बैठा था बाबर। अब बाबर कौन था, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बता चुका हूं पानीपत में, फिर भी अभी अभी इस मौके को समझ, बाबर की भी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। बाबर एक हारा हुआ प्रिंस था, जो कि अपनी सल्तनत, जो उसकी ओरिजिनल सल्तनत थी उज्बेकिस्तान की, वहां की वो सल्तनत हार के आया था। मतलब वो फरगाना क्षेत्र से आता था, अब उज्बेकिस्तान के, और वहां पे समंदकर और हैरत नाम के दो प्लेसेस हुआ करते थे,
जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी, छोटी छोटी ट्राइब्स मिलके वहां पे लड़ाई करती थी समरकंद को और हेरात को जीतने के लिए। और जब बाबर 13 साल की उम्र में था तब उसने थ्रोन संभाला था। उसके पिताजी उस समय पे गुजर गए थे, तो उसको उस पे जिम्मेदारी थी कि अभी वो एक राजा बने और ये चलाए, उसका राजपाट चलाए। ऐसे में वो समरकंद जीतने की कोशिश करता है, लेकिन सालों लग जाते हैं उसको समरकंद जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। वजह क्या आती है? उसकी उम्र, वो छोटी उम्र का था, उसको ज्यादा तजुर्बा नहीं था। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो काबुल चलाता है, अफगानिस्तान, और वहां पे खुद का एम्पायर स्टैब्लिश करता है कि अभी छोड़ देना है मुझे, फरगाना जाना ही नहीं है, सॉरी समरकंद जाना ही नहीं है, वो जीतने का छोड़ देता है। तो जब वो काबुल में आके एक सेटल हो जाता है, वो राजपाट चलाता है अपना, तो ऐसी सिचुएशन में वो अफगान ट्राइब्स जो थी छोटी मोटी, वो खुद तुर्की था, वो खुद को तैमूर का डिसेंडेंट बताता था। तैमूर जो था, तैमूरलंग, उसका वो उसको डिसेंडेंट बताता था। वो तुर्की था और वहां पे उसने अपना एम्पायर स्टेब्लिश किया था, जो अफगान कबीलों के बीच रह रही थी उसकी सल्तनत। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो आसपास के ट्राइब को देख रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, हिंदू कुश पर्वत क्रॉस कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और वहां से लूटपाट करके आ रहे हैं। मतलब उस तरफ बहुत बड़ा खजाना है, उसे लगा, मतलब हिंदुस्तान के बारे में वो सुनता था, बचपन से भी उसने सुना था उसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं था, वो इतना कुछ उसके बारे में कॉन्शियस नहीं था। लेकिन जब वो काबुल आता है तब उसे पता चलता है कि यार यहाँ पर तो पूरा डेजर्ट है, पूरा ये है, असली माल तो उधर है, मतलब हिंदू कुश को पार करो, असली पैसा तो वहां पर है। तो वो फिराक में था कि कैसे मैं इसको वहां पे जाके अपना एम्पायर स्टैब्लिश करूं, वहां से जाके लूटपाट करके आऊं। तो ऐसे में वो दौलत खान जो है वो आता है, इब्राहिम का चाचा, और उसे बोलता है कि यार अभी आप आ जाओ दिल्ली में और इब्राहिम को खत्म कर दो, इब्राहिम लोदी को खत्म करो, और आप वहां के राजा बन जाओ, लूटपाट जितनी मचाना है मचा लो, और आप भी जियो, हमें भी जीने दो। ऐसे ऐसी पॉलिसी के साथ वो आता है। तो जैसे ही बाबर दौलत खान से हिंदुस्तान में आने की बात सुनता है, वैसे वो खुश हो जाता है, लेकिन वो खुशी इतने जल्दी जाहिर नहीं करता है, क्योंकि इतने जल्दी उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो एक्साइटमेंट दिखाना। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ, करता हूँ इन्वाइट, ओके। अब यहां पर एक बात, पानीपत के बैटल में मैं वो बात आपको बताई नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी वो टाइम पे, लेकिन अब बताता हूं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उन्होंने भी एक अपने दूत को, मैसेंजर को उनके पास भेजा था, एक लेटर लेके खुद का। उस लेटर में ये लिखा था कि आप ऑन बिहाफ ऑफ मेवाड़ एम्पायर, मतलब मेवाड़ की तरफ से आप लोधी पर आक्रमण करो, मतलब लोधी को हराओ, आप दिल्ली की तरफ से आओ, मैं पीछे से आगरा की तरफ से मेवाड़ का मेरा सेना लेके आता हूं, बीच में हम पकड़ेंगे, उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि राणा संगा भी परेशान थे इब्राहिम लोधी को, वो भी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहते थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे। अब ऐसे में बाबर खुश हो जाता है, यार दोनों तरफ से बुलावा आ गया। एक तरफ से है राणा सांगा जी, वो अपना मैसेंजर उन्होंने भेज दिया है, एक तरफ से वो बुला रहे, दूसरी तरफ से दौलत खान जो खुद इब्राहिम का अंकल है। तो ऐसे में वो सोचता है कि यार अभी तो हमें जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने हमसे मदद ना लेने से हमने देर कर दी, हम कहीं दूसरी तरफ चले जाए, तो ये मेरे लिए बहुत गलत साबित होगा। तो ऐसे में वो क्या सोचता है, चलो अभी निकल चलते हैं। तो महज वो 13,000 की आर्मी लेकर इन्वेट करता है इंडिया की तरफ, भारत की तरफ वो इन्वेट करता है, और इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लड़ी गई थी, वहां पे 1526 में हराता है। ओके। अब इस जीत के बाद, अभी कोई भी अगर से राजा जीत जाएगा तो वो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा फायदा उसे हो। ओके। तो अब इस जीत के साथ बाबर क्या होता है, जाके सीधा दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। ओके। अब इस बैटल के बाद एक काम करना था बाबर को, क्योंकि वो एक डील थी राणा सांगा और बाबर के बीच कि जैसे ये बैटल वो जीत जाए, उसके बाद वो बीना, ढोलपुर और कालपी का जो क्षेत्र था, उससे वो राणा सांगा को दे देंगे। ओके, ये तय था। मगर वो वैसा नहीं करता है। वो ये सरासर ये क्या था, ये गद्दारी थी सरासर, क्योंकि वो अभी दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया था। अभी वो बोलता है चलो मैं ही राजा हूं, मेरे हिसाब से काम चलेगा। ओके। तो ऐसे में राणा सांगा हो जाते हैं गुस्सा कि भाई ये क्या कर रहा है यार, तू तू एक तो आया बाहर से, तू लुटेरा है इसलिए बोल के तुझे बुलाया,
यहाँ पे लड़ने के, तू आके खुद दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया, चलो बैठ गया तो बैठ गया, ठीक है, लेकिन जो मेरे क्षेत्र है जिसपे मैंने अलायंस की है तेरे साथ, जिस क्षेत्रों को पाने के लिए, वही तू मुझे नहीं दे रहा है। तो ऐसे में वो गुस्सा हो जाते हैं और इसी रीजन की वजह से ये आगे की बैटल होने वाली है, खानवा की बैटल। अब राणा सांगा क्या करते हैं, आसपास के जो भी उनकी टेरिटरीज थी, जो भी उनके राजपूताना जो टेरिटरीज थी, उन सबको एक साथ जोड़ने का काम शुरू करते हैं कि भाई अभी चलो, ये कच्चा है तब तक इसको उखाड़ फेंके, अभी आया है नया नया, ये अभी मौका है, सब मिलते हैं एक साथ और इसको उखाड़ के फेंकते हैं। इन सभी अलायंस में उनका साथ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थे मेवात के राजा, राजा हसन सिंह मेवाती। हसन खान मेवाती जो थे राजा मेवात के, वो पर्सनली बाबर से बहुत चिढ़ते थे, उनको बहुत गुस्सा था बाबर पर। और उन्होंने क्या किया था, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो भी सरदार थे, इसके लोधी के जो सरदार थे, उनको शरण दिए हुए थे वो। तो वो जैसे ही राजपूत सेना के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब राणा सांगा के साथ जुड़ जाते हैं, तो अभी उनके साथ अल्टीमेटली अफगान भी जुड़ गए थे। मतलब आप सोच सकते हैं, पूरी मेवात के राजा तो है, उनकी आर्मी तो है ही है, साथ ही साथ राजपूताना पूरा है, उसके बाद अभी अफगान भी है। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस हो सकती है, मतलब कितना बड़ा ये एक ग्रुप हो सकता है लड़ाइयों का, कि अलग अलग सब मिलके एक साथ लड़ रहे हैं और वहां पे आगे खड़ा है अकेला बाबर। ओके, अब सब तय था कि लड़ाई होने वाली है, आगे कुछ ही मतलब लड़ाई के आसार दिख रहे थे, बैटल के आसार दिख रहे थे। ओके, तो ऐसे में क्या करते हैं राणा सांगा, एक लास्ट चांस मारते हैं, मतलब अभी अभी क्या करेंगे, कोई भी राजा लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन किसी को भी नहीं चाहिए होता है कि लड़ाई हो, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली बहुत हानि होती है। तो वो क्या करते हैं, एक लास्ट, चलो एक बार क्या करेंगे, हम बाबर को समझा के देखेंगे, अगर मान गया तो ठीक, नहीं तो यार लड़ाई तो होने ही वाली है। तो वो क्या करते हैं, रसेन के एक राजा होते हैं राणा शिलहाल, उन्हें भेजते हैं बाबर के पास एज अ मिडल मैन के रूप में, कि आप जाओ उससे बात करो। और क्या बात करनी थी कि भाई सुधर जा, अभी भी तेरे पास वक्त है, आगरा के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो हमें दे दे, इतने में हम मान जाएंगे, कोई बात नहीं है, वो सब हमारा है, हमारे पुरखों का है, पहले से हम उस पे रहते थे, और लोधी के साथ भी हमारी जंग उसी की वजह से हो रही थी। तुझे बैठना है तो बैठ जा, देख लेंगे बाद में, अभी का जो हमारे में तय हुआ था वो कर दे। अब ऐसे में क्या होता है, बाबर नहीं मानता है, फिर भी वो रिफ्यूज कर देता है ये बात, नहीं यार नहीं, कुछ नहीं, आगरा का साइड नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं जीता हूँ, राजा हूँ, आपको मानना पड़ेगा, दिल्ली के थ्रोन पे बैठा हूँ, आपको मेरा शासन मानना पड़ेगा। ऐसा उसका सीधा सीधा उसका ये था, फैसला था। अब बाबर का ये जवाब सुन राणा सांगा क्या करते हैं, एक 20,000 की सेना की टुकड़ी को भेज देते हैं बीना, बीना का जो एरिया था वहां पे भेजते हैं। अब वहां पे बाबर नहीं था, उसका जो बेटा था हुमायूं, वो वहां पे कुछ चंद सिपाहियों के साथ बैठा था। तो अभी जैसे ही बाबर को ये पता चल रहा है कि अभी राणा सांगा की फोर्स आ रही है, 20,000 की सेना आ रही है, और अकेला वहां पे हुमायूं ही है, तो वो क्या करता है, तुरंत वो उसको एक संदेशा भेज देता है कि आप रिट्रीट करो, आप वापस हो जाओ, छोड़ दो, उसको वो टेरिटरी को छोड़ दो और वापस मेरे पास जौनपुर आ जाओ, जौनपुर में था वो वहां पे, जौनपुर आ जाओ, अभी यहाँ पे लड़ना नहीं है क्योंकि हम तैयार नहीं है अभी वो कंडीशन पे। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, मुगल सेना रिट्रीट करती है। तो अभी बीना क्षेत्र राणा सांगा के अंडर आ चुका था। ओके, तो इस जीत के साथ राणा सांगा और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट, उनकी जो अलायंस थी, वो सभी हो जाते खुश, क्या अभी चलो एक पड़ाव तो हो गया, एक क्षेत्र जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया, बाकी बचे दो, उनको भी जीत लेंगे। अब ऐसे में ये इस सिचुएशन में अभी क्या होता है, बाबर जो होता है, बाबर थोड़ा चालाक था, डिप्लोमेट्स था, तो वो एक चाल चलता है, वो क्या करता है, राणा हसन खान जो थे, राणा हसन खान, उनको ब्राइब देने की कोशिश करता है, मतलब लालच देने की कोशिश करता है, कुछ अफगान घोड़े उनको भेजता है भेंट में, ले लो भाई, आप मेरे तरफ से हो जाओ, आप उनकी तरफ से मत रहो। मगर हसन सिंह जो थे वो पक्के वफादार थे राणा सिंह के, वो उसकी बातों में नहीं आते, वो समझते हैं कि यार अभी ये हारने वाला है, इसलिए ये ऐसे चाले चल रहा है, उनको ये पता चलता है, क्योंकि अभी रिट्रीट हो गई थी उनकी सेना बीना से, तो उन्हें ये लग रहा था कि अभी ये हार रहा है, इसलिए अभी ये चाले चल रहा है, ये छोटी मोटी, लेकिन वो उसके चाल में नहीं आती अल्टीमेटली। अल्टीमेटली उनको पर्सनली गुस्सा ही था उस पर, तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, राणा सांगा का साथ कभी नहीं छोड़ते।
चलिए अभी बैटल फील्ड पे आते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अभी खानवा की जो ओरिजिनल बैटल होने वाली है राणा सांगा और बाबर के बीच, क्योंकि बीना के बैटल के बाद अभी राणा सांगा पूरे जोश में आ गए थे। चलो यार इसको यार मसल दूंगा मैं, ऐसा करके वो उठते हैं। अभी लड़ाई होने वाली है खानवा की। ओके, तो इसको मैं ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये क्या स्ट्रक्चर था एक्चुअली लड़ाई का, खानवा के बैटल का। ओके, तो खानवा की बैटल लड़ी गई थी 16 मार्च 1527 को। बाबर की सेना कुल मिलाकर थी 50,000 की, जिसमें हॉर्समैन थे, इन्फेंट्री थी, गनर थे, आर्टिलरीज थी। ओके, और अगर राणा सांगा की आर्मी की बात की जाए तो उनकी कुल मिलाकर थी 1,000 के आसपास, जिसमें सबसे मेन था उनके पास 500 हाथी थे। ओके, अब ये बात तो मैं आपको पहले ही मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही बता चुका हूं कि बाबर जो था वो लड़ाई में बहुत निपुण था। मतलब उसको उसकी कम सेना के बावजूद भी टेक्निक्स, वॉर को कैसे हैंडल करना है, वॉर सिचुएशन को कैसे जीतना है, कम से कम डिफीट के चलते ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कैसे डालना है, ये उसे पता था बाबर को। तो उसकी सेना थी महज 50,000 के आसपास, और जो राणा सांगा की सेना थी 1 लाख। और उसमें भी और अगर आप बात करें तो हाथी, उस वक्त हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। हाथी 500 हाथी थे। आप सोच सकते हैं 500 हाथी कितना होता है। तो अगर हम बात करें, अगर नंबर्स की बात करें तो बाबर का 1 आदमी इज इक्वल टू 5 आदमी राणा सांगा के। तो ऐसा कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी सेना थी, फिर भी राणा सांगा हार गए। अभी किन चीजों की वजह से हार गए, वो टेक्निक्स क्या थी, वो ट्रिक्स क्या थी जो कि बाबर ने बैटल ग्राउंड में यूज की, उसी ट्रिक्स के बारे में हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वो डायग्राम है, इस डायग्राम के जरिए आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूं बाबर की सेना की और राणा सांगा की सेना की। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम बाबर की सेना की तरफ से। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली जो सेना है वो बाबर की सेना है। इसमें हम वो साइड साइड वाली जो है ये उसकी रिजर्व फोर्सेस थी, जिसमें 1,000 दोनों तरफ से, एक तरफ से 1,000, एक तरफ से 1,000, ऐसे दोनों तरफ से उसने रिजर्व फोर्स अपनी रखी थी। बीच में 3 फोर्सेस थी, जिसके राइट साइड में जो थे, और राइट साइड में हुमायूं था, लेफ्ट साइड में महाजी ख्वाजा सरदार थे उनके, वो उसको लीड करते थे। हुमायूं के पास थे 5,000 कैवलरीज, मतलब 5,000 उसके पास घुड़सवार थे, और महाजी ख्वाजा के पास थे 3,000। ओके, अब मिडल में था बाबर, उसके पास 10,000 की कैवलरी थी, उनको लेके वो बैठा था। अभी तीनों के सामने ट्रेंचेस खोद के रखी थी, कि मतलब वो एक ट्रैप था कि अगर ये आगे की सेना को परास्त करके वो आगे घुसने की कोशिश करे तो इन ट्रेंचेस की वजह से वो अल्टीमेटली बाबर, हुमायूं और जो मतलब मेन जो आर्मी थी बाबर की, वहां तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद ये जो एरिया था बीच वाला, ये था आर्टिलरीज का, ये पूरे आर्टिलरीज थी, यहां से वो तोपे छोड़ता था। ओके, इसके बाद जो था आगे आते थे आर्चर्स और जो इन्फेंट्रीज थी, जो पैदल थे, वो थे यहाँ पे आगे। और साथ ही साथ ये आगे वाला जो हिस्सा है वो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ियों के बीच में से ये गुजरते थे और आगे चल के वो आक्रमण करते थे। अब राणा सांगा की अगर बात की जाए उनके आर्मी स्ट्रक्चर की, उनके जो बैटल की स्ट्रक्चर की थी, तो वो सीधे सीधे वो आगे हाथी थे उनका यही उसूल था कि यार चलो हाथी को पहला ऑर्डर दे देते, हाथी सीधे आगे चल के पूरे कुचल देंगे, सबको खत्म कर देंगे। बस यही था, यही उनका प्लान का हिस्सा भी था। और लेफ्ट और राइट में उनके आर्चर्स थे, कैवलर्स थे साथ में, और राणा सांगा बीच में हाथी को लेकर खड़े थे। तो ज्यादा कुछ इतना ये नहीं था इसमें, इनके पास कोई ट्रेंचेस नहीं थी, क्योंकि डिफेंडेंट रहना ही नहीं था ना उनको। बाबर जो क्या था, डिफेंड होके उसको लड़ना था, क्योंकि पास अल्टीमेटली उसके पास जो फोर्स थी वो कम थी। तो यहाँ पे उसको क्या करना था, अपनी सेना को बचाकर कम इंपैक्ट के साथ उसको ज्यादा अटैक करना था। और इनके पास सेना तो थी, भरपूर बहुत सेना थी इनके पास। तो राणा सांगा को ऐसा कुछ ट्रेंचेस बनाने की जरूरत नहीं थी। कुछ ये चीज उनको ध्यान में भी नहीं आया वो चीज में, क्योंकि उनको लग ही रहा था कि यार हम तादाद में ज्यादा है तो हम अल्टीमेटली हम ही जीत जाएंगे। तो चलिए अब लड़ाई का पूरा आंखों देखा हाल सुन लेते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। जैसे ही बैटल शुरू होती है,
बाबर की सेना की तरफ से आर्टिलरी का शुरू हो जाती है, आर्टिलरी शुरू हो जाती है, जोर जोर से बम के गोले गिर रहे हैं। और अभी क्या हुआ था, राणा सांगा के सबसे आगे थे हाथी, राणा सांगा की सेना में। तो ऐसे में क्या होता है, अब गन पाउडर्स की आदत, मतलब ये बारूद की आदत उस वक्त फर्स्ट टाइम यूज हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था और अभी खानवा में हो रहा है। मतलब अभी किसी को ज्यादा पता नहीं है कि ये क्या चीज है। बाबर को छोड़ के, बाबर की सेना को छोड़ के किसी को पता नहीं कि ये क्या चीज है, आर्टिलरी क्या होती है, बंदूकें क्या होती है, पता नहीं है। और ये दोनों चीजें बाबर के पास थी। ओके, और इसका वो यूज कर रहा था। और ऐसे में क्या हो रहा है, अभी वो बम के गोले आके गिर रहे हैं, आर्टिलरी में से छूट के आके गिर रहे हैं, किनके सामने, हाथियों के सामने। अभी हाथियों को, अभी इंसान तो समझ जाए, लेकिन हाथियों को वो, मतलब वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। वो डर जाते हैं, तहश में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी सेना को कुचलना शुरू कर देते हैं। राणा सांगा की सेना, आधी सेना, आधा काम मतलब वो आर्टिलरी कर रही थी और आधा काम हाथी कर रहे थे। मतलब आधी सेना तो ऐसे ही खत्म हो चुकी थी राणा सांगा की, हाथियों के तहश की वजह से। अब फ्रंट साइड से अटैक करना मुश्किल जा रहा था, तो राणा सांगा क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम साइड से अटैक करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, अभी आगे से नहीं चलेंगे, आगे से बहुत आर्टिलरी का सीधा आ रहा है मुंह पे। हम क्या करेंगे, साइड से चलेंगे, क्योंकि तोपों को अल्टीमेटली ऐसा मुड़ने में टाइम लगता है ना, तो वो एक्चुअली हमें ये करने, उन्होंने ऑलरेडी टारगेट सेट करके रखा है, आगे वार करो। तो हम क्या करेंगे, साइड से निकल लेंगे। लेकिन अब भी हो जाती है गड़बड़, और यही इस बैटल का थोड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये गड़बड़ क्या हुई थी, मैं थोड़ा आपको बताता हूं। अब राणा सांगा जो सेना को लेके गए थे, वो सेना थी राणा शिलहाल की। अब राणा शिलहाल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि राणा शिलहाल वो इंसान थे जो एज ए मीडिएटर का काम किया था इन्होंने बाबर के साथ। ओके, पहले बाबर के साथ किया था कि यार मुझे राणा सांगा ने भेजा है और आप वो क्षेत्र दे दो। आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था आपको। तो उनको क्या करता है, बाबर अपनी तरफ से कर लेता है। ओके, तो ये वो उस टाइम पे बताते नहीं, लेकिन ऑन द स्पॉट बैटल फील्ड में वो क्या करते हैं, अपनी सेना को लेके बाबर की सेना के साथ शामिल हो जाते हैं। ओहो, ये बहुत बड़ा धोखा था राणा सांगा के लिए, और इसी वजह से यही टर्निंग पॉइंट था। यही से क्या होता है, अचानक से राणा सांगा को एक सदमा सा लग जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैं यार जीतने जा रहा था, इतनी सेना में लेके जा रहा था, और एकदम से मेरी सेना आधी से कम हुई। और इसी कश्मकश में उनको लग जाती है गोली। अब गोली लगी, कोई 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 हिस्टोरियन बोलते हैं उनको गोली लगी, कोई कोई बोलते हैं उनको नहीं, उनको तीर लगा। लेकिन कुछ भी हो, उनको लग गया था और वो घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद कुछ उनके जो सिपाही थे, वो उनके द्वारा उन्हें बाहर लाया जाता है, साइड में लाया जाता है। अभी क्या हो रहा है, अब वो टाइम पे तो ऐसा ही था कि राजा चला गया मतलब पूरा चला गया, अभी सब भागो। अब कोई दिख नहीं रहा है, हाथी पर दिख नहीं रहा है, मतलब क्या, सांगा चले, राणा सांगा चले गए। अभी सबने ये सोच लिया और सेना भागने लगी। तो अभी आधा काम क्या किया, भगा भगा के मारा। बाबर ने भगा, पीछे से भगा भगा के राणा सांगा के आर्मी को मार दिया। उनका तो वो था ही कि जिसको पकड़ो गले से कट करो और उसका वो हिप बनाओ, वैसा बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि वो इस बैटल के बाद वो खुद बैटल फील्ड में आना चाहते थे, ऐसी सिचुएशन में भी वो लड़ना चाहते थे। अब इसमें एक बात आपको बता दूं, राणा सांगा 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ चुके थे और सब में वो जीत चुके थे, बस इस बैटल ऑफ खानवा को छोड़ के। तो उस लड़ाई के चलते उन्होंने अपनी एक आंख खोई थी, साथ ही साथ एक उनका हाथ खोया था, उसके साथ उनका एक पैर पूरा, मतलब चल नहीं पाते थे वो ठीक से। तो ऐसी सिचुएशन में एक वॉरियर लड़ रहा है और वो क्या बोल रहा है कि मुझे और लड़ना है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेनानी क्या करते हैं उनके, वो बोलते हैं नहीं हम हार चुके हैं, अब इस सिचुएशन में हमें नहीं निकलना चाहिए बाहर। और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, उनको जहर देके राणा सांगा को मार देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पागलपन होगा अभी बैटलफील्ड में उतरना और हम अपनी जान नहीं गंवाएंगे। खैर ये मुझे बात तो ये गलत लगती है, क्योंकि राजपूत ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन हिस्टोरियंस कोई ऐसा बोलते हैं, ये फैक्ट है, कोई ये है मुझे नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली बैटल फील्ड में उनकी मौत हो गई थी। अब उनको जहर देके मारा था या वो ऐसे ही मर गए थे तीर की वजह से, ये चर्चा का विषय है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा। इसी के साथ इस बैटल ऑफ खानवा की समाप्ति होती है। इस बैटल ऑफ खानवा के साथ अभी बाबर इस पूरे दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मेवाड़ का भी वो एक शासक बन गया है, बहुत बड़ा क्षेत्र उसके पास है। इसके बाद वो और उसके आने वाले डिसेंडेंट्स इस देश पर और 300 साल राज करेंगे। हालांकि बीच में जब हुमायूं
का शासन आया था उसके बेटे का, उस टाइम पे शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने उसको हरा कर भेज दिया था, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस आके उसने फिर से शेर शाह सूरी को हरा के उनको वापस से अपना थ्रोन ले लिया था। शेर शाह सूरी को हराया नहीं था, उसका जो उनके जो डिसेंडेंट थे उसको हरा के वो बैठ गया था, क्योंकि शेर शाह सूरी इतने ताकतवर शासक थे कि उनके जीते जी दिल्ली की गद्दी को वापस लेना हुमायूं के लिए लगभग नामुमकिन था। तो ऐसे में अभी 1857 आने तक, मतलब आखिरी जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर दी सेकेंड, उनके आने तक अभी मुगल यहाँ पे राज करेंगे। तो इसके बाद मुगल शासन शुरू होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आज आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।